अरे मम्मी, क्या बताऊं। त्योहार का नाम सुनते ही मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। दिवाली सिर पर है। कितनी साफ सफाई करनी होगी, कितने व्यंजन बनाने होंगे, कितना काम पड़ेगा। मैं सोचती थी शहर में आकर पति और बच्चों के साथ रहूंगी तो सब चीजें बाजार से खरीद लूंगी, आराम से त्योहार मना लूंगी। पर नहीं, किस्मत देखो मेरी। वसुजी तो अचानक चल बसे और मेरे सिर पर यह गुड़िया यानी सास आकर बैठ गई। ऊपर से पति ने अपनी बहन पूजा को भी यहीं पटक दिया। किसी तरह ननद की शादी हुई थी, सोचा अब चैन मिलेगा। पर यह सास तो जैसे मेरे कलेजे पर बैठी है, ना जाने कब मरेगी। फोन के उस पार बैठी ललिता देवी हंस पड़ी और बोली, बेटा, तेरी सास कमला जी इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। देखा नहीं तूने, तेरे ससुर कितने तंदुरुस्त थे, मगर चटपट चल बसे। और तेरी सास को कितनी बीमारियां हैं, पर आराम से बैठी हैं। तू क्यों अकेली खटेगी? त्योहार में उससे भी करवा कुछ काम। और सुन, अपनी ननद पूजा को भी बुला ले। माँ बेटी मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कर लेंगी। फिर किसी बहाने उसे वापस भेज देना। रीना की आंखों में चमक आई। बोली, सही कहती हो माँ। अभी पूजा को उसकी माँ से मिलने के बहाने बुलाती हूँ, लेकिन अगर सुमित को पता चल गया तो? ललिता देवी बोली, अरे तू भी ना बहुत जल्दी डर जाती है। यह सब बातें हमारी हैं, तेरे पति को कैसे पता चलेंगी? तो बिल्कुल मेरी तरह सीधी है, मगर अब समय है थोड़ा टेढ़ा बनने का। चिंता मत कर। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। वीना के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। वह अपनी सास कमला जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, बहुत दिन हो गए, पूजा नहीं आई। क्यों ना आप उसे कुछ दिनों के लिए बुला ले, आपका भी मन लग जाएगा। कमला जी ने थोड़ा सोचा और बोली, बहू, उसका आना मुश्किल होगा। पूरे घर की जिम्मेदारी वह अकेले उठाती है। रीना ने आंखें तरेरी और बोली, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं घर नहीं संभालती। मैं भी सब करती हूँ, फिर भी अपनी माँ के लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ। हाँ, यह अलग बात है कि कुछ बेटियां बस लेना जानती हैं, देना नहीं। खैर, बुला लीजिए, वरना मत कहिएगा कि बहू ने ननद की इज्जत नहीं की। कमला जी थोड़ी असमंजस में पड़ी, मगर फिर बेटी को फोन किया। पूजा ने फोन उठाया और बोली, माँ, ऑफिस और स्कूल में 2 अक्टूबर को छुट्टी है। मैं शनिवार को आ जाऊंगी, 2 दिन आपके साथ रह लूंगी। हफ्ते भर बाद पूजा मायके पहुंची। रीना ने उसका स्वागत किया, चाय नाश्ता परोसा। कमला जी और पूजा दोनों हैरान रह गई। रीना बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे मैं आपके लिए कभी कुछ करती ही नहीं। पूजा हंसते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, कहो तो मैं आपकी मदद कर दूं। रीना बोली, नहीं नहीं दीदी, आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। अंदर जाते ही रीना सोचने लगी, अब कैसे उनसे काम करवाऊं। अगले दिन उसने सिर पर दुपट्टा बांधा, रसोई में आई और बोली, मम्मी जी, कल रात से चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से दिवाली का सारा काम बाकी है। पर्दे धोने हैं, जाले साफ करने हैं, रसोई मांजनी है। कोई नहीं है जो मदद करे। इतना सुनते ही पूजा कमरे से बाहर आई और बोली, अरे भाभी, आप आराम कीजिए, मैं और माँ साफ सफाई कर लेंगे। खाने का इंतजाम भी मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। रीना ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं दीदी, आपसे कैसे काम करवा सकती हूँ, मम्मी जी को बुरा लगेगा। पूजा बोली, अरे नहीं लगेगा भाभी, आप आराम करिए। रीना संतुष्ट होकर कमरे में चली गई। उधर पूजा और कमला जी ने पूरा घर चमका डाला। रात तक दोनों थककर चूर हो गई। कमला जी ने पूजा को देखा और बोली, बेटा, छोड़ दे, यह सब बहू की चाल है। पूजा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, कोई बात नहीं माँ, भाभी के लिए हम पराये होंगे, पर मेरे लिए यह घर अपना है। कमला जी की आंखें भर आई। बोली, पर बहू के लिए मायका अपना और हम पराई क्यों हो जाते हैं? पूजा बोली, माँ, जैसी जिसकी सोच, आप परेशान मत होइए। दूसरे दिन सुबह सुबह पूजा ने पर्दे धोए, नाश्ता बनाया और भाई भाभी को देने गई। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से रीना की आवाज आई, क्या हुआ दीदी, क्यों दरवाजा पीट रही हो? छुट्टी का दिन है, आपके भाई को एक दिन तो मिलता है आराम का। और आप है कि पूजा बोली, भाभी, सुबह के 10 बज गए हैं, मैंने नाश्ता बना दिया है, सोचा चाय दे दूं, आप लोग उठ जाएंगे। रीना बोली, ठीक है, अगर नाश्ता बनाया भी है तो अकेले मेरे लिए नहीं,
अपनी माँ और भाई के लिए ही बनाया है, मुझे जताने की क्या जरूरत है। पूजा का दिल दुखा, मगर वह चुप रही। उसने माँ को नाश्ता खिलाया, दवाई दी और सारा काम निपटा कर बोली, माँ, अब मैं चलूं? आपने मायके के 2 दिन आराम मिलना चाहिए, मगर यहाँ तो परीक्षा हो गई। और कोई बात नहीं, आपके लिए सब सह लूंगी। कमला जी की आंखें नम हो गई। रीना कमरे से जागकर भी नहीं देखी। कुछ ही दिनों बाद पूजा के ससुर जी का देहांत हो गया। कमला जी दुखी थी, पर रीना ने कहा, मम्मी जी, इस बार गुजिया, मठरी, नमक पारे सब बनाने हैं, और यह मत कहिएगा कि हाथ पांव में दर्द है। कमला जी बोली, बहू, पूजा के ससुर जी का देहांत हुआ है, ऐसे में हम त्योहार कैसे मना सकते हैं? रीना ने तुनक कर कहा, तो क्या हुआ? ससुर जी उसके मरे हैं, मेरे नहीं। मैं क्यों त्योहार ना बनाऊं? और बाजार की मिठाइयाँ कितनी महंगी हैं, सब घर में ही बनाना होगा। कमला जी ने अकेले अकेले सारा काम किया। रीना बस ऊपर ऊपर मदद करती रही। त्योहार के दिन उसने मिठाइयाँ की थाली सजाई और बोली, मम्मी जी, आप कुछ मत लीजिएगा, आपको डायबिटीज है, आपके लिए बतासे रखे हैं। कमला जी का मन टूट गया, पर वह चुप रही। त्योहार के कुछ दिन बीत चुके थे। रीना मायके से लौट चुकी थी, पर उसके मन में लालच और गुस्से का मिश्रण था। घर में लौटते ही उसने देखा कि कमला जी बरामदे में अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठी हंसी ठिठोली कर रही थी। रीना की आंखों में चमक आ गई। उसने सुमित से कहा, देखो, मम्मी जी अपने दोस्तों के साथ कितनी खुश हैं। अगर उन्हें लगता कि मैं घर का काम संभालूंगी और उनके फैसले में हस्तक्षेप करूंगी, तो मैं उन्हें दिखा दूंगी। सुमित ने कहा, बहू, तुम शांत रहो, अभी समय नहीं है। लेकिन रीना ने उसे अनसुना कर दिया। उसने योजना बनाई कि कमला जी को जल्द से जल्द गांव भेज दिया जाए, ताकि वह संपत्ति पर कब्जा कर सके। रीना ने अपने कमरे में जाकर सुमित से कहा, देखो, हम दोनों को कमला जी को वृद्धाश्रम भेजने का तरीका निकालना होगा। यहाँ वे लगातार घर की व्यवस्था कर रही हैं, उनके फैसले हमें रोक नहीं सकते। अगर हम उन्हें गांव भेज दें, तो घर और संपत्ति हमारी हो जाएगी। सुमित थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन लालच के लालसा में उसने हामी भर दी। अगले ही दिन रीना ने अपने बच्चों को मायके भेजा और घर की देखभाल के बहाने खुद मम्मी को परेशान करने लगी। वहीं कमला जी को महसूस हो गया कि घर में कुछ गलत चल रहा है। उन्होंने सोच लिया कि अब समय आ गया है अपने फैसले खुद लेने का। उन्होंने अपनी बेटी पूजा को फोन किया और बोली, बेटा, अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं अपना फैसला खुद ले सकूं। अब मैं वहां जाकर अपने तरीके से सब कुछ संभालूंगी। पूजा ने पूछा, माँ, आप क्या कर रही हैं? क्या आप गांव जा रही हैं? कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह लोग मेरे ऊपर लालच कर रहे हैं, लेकिन मैं अब अपनी मर्यादा और सम्मान बनाए रखूंगी। सुनीत और रीना को उस बात का अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी चालाकी से सब कुछ नियंत्रित होगा, लेकिन कमला जी पहले ही योजना बना चुकी थी। अगली सुबह जब सभी उठे, तो कमला जी का कहीं अता पता नहीं था। रीना घबराई और सुमित से बोली, मम्मी जी कहाँ गई? हमें तुरंत ढूंढो। सुमित ने कहा, शायद वे गांव चली गई हों, और हम पहले उन्हें रोक सकते थे। रीना ने तुरंत पूजा को फोन किया, लेकिन पूजा ने चुपचाप कहा, भाभी, आप भूल चुकी हैं कि मेरी माँ अपनी इच्छाओं की मालिक है। अब यह हमारा मामला नहीं, यह उनका निर्णय है। इस समय रीना का मन और भी उबल उठा। उसने सुमित से कहा, अगर हमें उनकी संपत्ति चाहिए, तो हमें तुरंत कुछ करना होगा। सुमित थोड़ी देर हिचकिचाया, पर अनंत लालच ने उसे बहकाया। उन्होंने तय किया कि कमला जी के गांव पहुंचने के बाद वहां की जमीन और घर के कागजात पर हस्ताक्षर करवाने की योजना बनाएंगे। वहां पहुंचकर कमला जी को अपने रिश्तेदारों का समर्थन मिला। उनके पुराने मित्र और पड़ोसी सभी तैयार थे उनकी सहायता करने के लिए। कमला जी ने कहा, अब मैं अपना निर्णय खुद लूंगी। जो लोग सच्चाई और सम्मान के लिए हैं, वे मेरे साथ होंगे। जो लालच और स्वार्थ में लगे हैं, वे खाली हाथ लौटेंगे। रीना और सुमित की योजना पहले से ही असफल हो गई थी। उन्होंने गांव जाकर कमला जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला जी ने साफ कहा, तुम लोग घर में मेरी सेवा और सम्मान के लिए नहीं, केवल लालच के लिए थे। अब जो फैसला मैं लूंगी वही अंतिम होगा। कमला जी ने पूजा को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अपने मरने के बाद
अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रही हूँ ताकि तुम वृद्धाश्रम बनवा सको और बुजुर्गों की सेवा कर सको। जो तुम्हारा है वही तुम्हें मिलेगा। रीना और सुमित को सिर्फ उनका हिस्सा मिलेगा। जो लालच में लगे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। रीना और सुमित को यह सुनकर गहरी चोट लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके लालच का कोई फायदा नहीं हुआ। कमला जी ने वृद्धाश्रम की योजना पूरी की और गांव में अपनी जीवन शैली खुशी और सम्मान से बनाई। रीना और सुमित खाली हाथ लौटे। उन्हें समझ आया कि परिवार और रिश्तों की अहमियत पैसा और लालच से नहीं बल्कि ईमानदारी, जिम्मेदारी और सम्मान से होती है। जो दूसरों का सम्मान करता है वही जीवन में सुख और सम्मान पाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और दूसरों का आदर करते हैं, तब तक हमारा जीवन सच्चे सुख और सम्मान से भरा रहता है। लालच और स्वार्थ कभी स्थायी खुशियां नहीं देते। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।